हेलो एवरीवन। मैं नरेंद्र आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वाइफ एकेडमी पे ना। तो देखो, हम लोग पढ़ रहे थे, पार्लियामेंट चल रहा था अपना, और पार्लियामेंट में 3 लेक्चर्स हो चुके हैं अपने, और पूरे बेसिक्स कवर किए हैं उसके, राज्यसभा लोकसभा उनके बारे में, फंक्शनिंग कैसे हैं, वो सारी चीज़ें। हाँ, कल अपन लोग लास्ट में पढ़ा था अपन ने कि बिल अगर लैप्स होने की कंडीशन क्या क्या होती हैं, डिजॉल्व हो जाए लोकसभा, वो सारी बात है ना। तो अपन बेसिकली पार्लियामेंट पढ़ रहे हैं, उसमें नेक्स्ट चीज़ जो आती है अपनी वो है कि अगर कभी ऐसा हो जाए कि दोनों हाउस में किसी पर्टिकुलर बिल को लेके असहमति हो जाए, डिसएग्रीमेंट हो जाए ऑन ए पर्टिकुलर बिल, कि सर वो दोनों पास ही नहीं कर रहे, मतलब एक ने पास कर दिया दूसरा पास नहीं कर रहा, और दूसरा उसमें अमेंडमेंट चाह रहा है, फर्स्ट एग्री नहीं है उससे, तो वो सारी कंडीशन डिसएग्रीमेंट हो जाए किसके बीच में, लोकसभा और राज्यसभा के बीच में। एक आसान सी बात है ना। अगर कभी ऐसा हो जाए तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या है अपने पास। तो देखो, उसके लिए एक प्रोविजन बनाया गया है जॉइंट सिटिंग नाम से। जॉइंट सिटिंग, एक जॉइंट सिटिंग होती है, उसके अंदर जब कभी भी दोनों हाउस के अंदर डिसएग्रीमेंट हो जाए किसी पर्टिकुलर चीज़ पे, किसी पर्टिकुलर बिल के ऊपर, और वो दोनों एग्री नहीं हो, इन्होंने पास कर दिया, ये पास नहीं कर रहे, या फिर उसका उल्टा है, इन्होंने पास कर दिया और ये पास नहीं कर रहे सर, दोनों ही कंडीशन हो सकती हैं। तो उसके लिए प्रोविजन दिया गया। तो उसमें क्या करते हैं बेसिकली, जॉइंट सिटिंग जो है उसका आर्टिकल है आपका 108। ये देखो, वैसे भी याद रहेगा, 108 का बुलाते हैं, एम्बुलेंस नंबर है। तो 108 का मतलब कि कुछ एमरजेंसी है, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन है जो कि सही नहीं है, जो नहीं होनी चाहिए थी। तो ये बहुत सही फिट बैठा एकदम। अब ये पता नहीं कि इन्होंने, सरकार ने जॉइंट सिटिंग को देख के ही 108 नंबर रखा, बट ये शानदार बैठा एकदम, है ना। कोइंसिडेंटली फिट बैठ गया, पर बढ़िया एकदम, लाइफ टाइम याद रहने वाला है आप लोगों को। 108 आर्टिकल जॉइंट सिटिंग। और जॉइंट सिटिंग कब हो रही है वो, जब कभी भी दोनों हाउस में असहमति हो गई किसी बिल को लेकर ना। तो देखो, उस कंडीशन में क्या होगा, जो चीज़ें हैं, कंडीशंस क्या क्या है कि एक हाउस ने पास कर दिया, मान लो लोकसभा ने उसको पास कर दिया, लेकिन जो राज्यसभा है आपका वो नहीं मान रहा, तो हो सकता है। दूसरा जैसे इसका उल्टा, कि राज्यसभा ने पास कर दिया लेकिन लोकसभा नहीं मान रहा उसकी बात को, उसमें अमेंडमेंट चाह रहे हैं कोई एक हाउस, और अदर हाउस अमेंडमेंट को नहीं मान रहा, उसका पास नहीं होने दे रहा। तीसरी कंडीशन, डेडलॉक बना हुआ है और इस बात को होते होते 6 महीने ज़्यादा गुजर गए, यानी जो डेडलॉक है आपका, दोनों में तनातनी बनी हुई है, ये डेडलॉक 6 महीने ज़्यादा हो चुके हैं, मोर देन 6 मंथ्स। और मान लो वो बिल जो है वो इम्पोर्टेंट है, भाई मान लो जैसे सरकार ने कोई बिल पास किया लोकसभा से, और राज्यसभा में उसके पास नंबर्स नहीं है, होता है ऐसा। जब कोई पार्टी लंबे टाइम रहती है, उसके बाद जब नई पार्टी चेंज होती है 10 साल बाद, जैसे एग्जाम्पल दें आपका, 2004 के अंदर जब पार्टी चेंज हुई थी, तो 2004 में बीजेपी थी, 2004 में कांग्रेस आई आपकी, बीजेपी थी उससे पहले, 99 से लेके 2004 से लेके 14 तक राज रहा है किसका, कांग्रेस का। तो इस टाइम में लोकसभा में तो बहुमत था ही, राज्यसभा में भी कांग्रेस के पास नंबर ज़्यादा थे। तो हर बिल के लिए राज्यसभा में थोड़ा सा देखना पड़ता था उनको, अगर वो वैलिड है, वो एग्री होंगे तो ही कर पाते थे उसको, स्पेशल मेजोरिटी राज्यसभा में नहीं मिल पाती थी उनको। एक चीज़ सेम कहानी अभी हुई है 2014 से लेकर 24। तो अभी राज्यसभा में भी मेजोरिटी है बीजेपी के पास, अभी की बात कर रहे हैं आज की डेट की। लेकिन इन केस अगर 4 जून को रिजल्ट चेंज होते हैं थोड़े से, और अब वापस अगर कांग्रेस आ जाती है, तो कांग्रेस को कुछ साल तक, क्योंकि राज्यसभा में उसके नंबर्स पूरे नहीं हो रहे होंगे अभी, बीजेपी से कम रहेंगे स्टार्टिंग में, तो उस कंडीशन में राज्यसभा उससे एग्री नहीं हो पाएगी। जनरल पॉइंट है ना, होता है तो ऐसा। आते हैं सर नेक्स्ट चीज पे, है ना। उस बात को होते हुए 6 महीने गुजर गए। तो इस कंडीशन में होता क्या है, जो जॉइंट सिटिंग का यूज करते हैं, तो कौन करता है, तो प्रेसिडेंट जो है वो जॉइंट सिटिंग कॉल करते हैं, राष्ट्रपति के पास पावर होती है ये, अपने जो राष्ट्रपति साहब है उनके पास पावर है कि वो जॉइंट सिटिंग बुलाते हैं, समन भेजते हैं, दोनों हाउस को बोलेंगे एक साथ बैठने के लिए, और जो आपका पार्लियामेंट में सेंट्रल असेंबली हॉल है उसके अंदर बैठते हैं दोनों हाउस, और दोनों हाउस एक साथ वोटिंग होती है, फिर उसके अंदर उस मुद्दे को रखा जाएगा, जो भी टॉपिक था लोकसभा राज्यसभा का जो भी है। इसमें एक चीज ध्यान रखना, नए अमेंडमेंट्स नहीं होते चाहे वो हाउस कोई सा भी हो। जिस बात पे डेडलॉक था, जहां तक वो बिल बन चुका था, मान लो एक बिल में आपके लोकसभा ने कोई बिल पास किया, उस बिल में उनके 5 पॉइंट थे, 5 में से किसी 2 बात को राज्यसभा नहीं मान रही थी आपकी, 3 पे एग्री थी वो, तो जिन 2 बात पे नहीं मान रही ना, उनके ऊपर ही वोटिंग होगी बस, इन 5 के ऊपर ही वोटिंग होती है टोटल बस। इसमें ऐसा नहीं है कि लोकसभा ने जॉइंट सिटिंग बोली तो उसमें 2 ऐड और कर दिए, नए 7 कर दिया इसको,
ये नहीं होता सर कभी भी, ध्यान रखना। देखो ये वर्किंग ही समझनी होती है, काम की यही है वर्किंग सिर्फ। जब कभी भी जॉइंट सेटिंग बुलाई जाती है, इसको और आसान भाषा में समझते हैं। मान लो आज तारीख हो रही है आपकी, फॉर एग्जांपल 20-22 तारीख जो भी है, 20 तारीख है, तो 20 तारीख को 21-22 है मान लो आज, तो 22 तारीख को इनकेस अगर किसी भी हाउस ने, उसने प्रेसिडेंट साहब ने जॉइंट सीटिंग बुलाई है 22 तारीख को, तो 22 तारीख तक जो बिल था उस बिल के ऊपर ही जॉइंट सीटिंग में वोटिंग होने वाली है। नए अमेंडमेंट नहीं हो सकते उसके अंदर, नए चेंज नहीं होंगे कभी भी। ठीक है सर, एक पॉइंट क्लियर हुआ। तो प्रेसिडेंट कैन कॉल दी जॉइंट सीटिंग सर, पहला पॉइंट है ना। और कंडीशन ये तीनों है सर, है ना। एक बात, अब देखो जॉइंट सीटिंग में होगा क्या, उसके प्रोविजन क्या क्या है। तो जॉइंट सीटिंग के अंदर चेयर कौन करेगा, सबसे पहली बात है भाई, लोकसभा के पूरे सांसद, राज्यसभा के पूरे सांसद साथ बैठ गए आपके, तो उसको हाउस को चेयर कौन करेगा, तो चेयर करते हैं आपके स्पीकर ऑफ लोकसभा सर, ध्यान रखना। सबसे इंपॉर्टेंट यही है सर काम की चीज, ध्यान रखना इस चीज को, स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो चेयर कौन कौन करते हैं इसको, ये बता देता हूं सर। चेयर करते हैं आपके स्पीकर साहब है ना लोकसभा के। अगर स्पीकर ना हो तो डेप्यूटी स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर भी ना हो तो, अब लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर डेप्यूटी स्पीकर नहीं है तो पैनल ऑफ चेयरपर्सन पढ़ा था आपने लोकसभा में, बताया था लोकसभा के लिए। सर वो नहीं आएंगे उनमें से कोई भी। फिर उसके बाद आएंगे, अगर ये नहीं आएंगे तो सर राज्यसभा वाले आ सकते हैं, राज्यसभा में चेयरमैन भी तो है अपने पास। सर राज्यसभा का चेयरमैन नहीं आता इसमें, ध्यान रखना। इसमें आएंगे आपके डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। और वो क्यों नहीं आ रहे, चेयरमैन क्यों नहीं बुला रहे अपन, जब स्पीकर को बुला रहे हैं तो चेयरमैन बुलाना चाहिए राज्यसभा का। उसका बहुत सिंपल सा रीजन है, क्योंकि राज्यसभा का चेयरमैन आपका मेंबर नहीं होता है इसका पार्लियामेंट का। लोकसभा का स्पीकर, डिप्टी स्पीकर दोनों मेंबर्स हैं लोग आपके पार्लियामेंट के, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनाव लड़के आते हैं वो। डिप्टी चेयरमैन भी चुनाव लड़के आते हैं, राज्यसभा का चुनाव लड़ते हैं वो, वोटिंग होती है उसके लिए। लेकिन जो राज्यसभा का चेयरमैन होता है वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है हमेशा, तो इसलिए उसके लिए प्रोविजन दिया गया है कि वो नहीं बैठेंगे उस कुर्सी पे ना, चेयर नहीं करते उसको, अध्यक्ष नहीं बनेंगे उसके उस टाइम पे। ये तीनों ही, पहली बात तो हो नहीं सकता ऐसा तीनों नहीं हो, लेकिन फिर भी अगर ऐसा होता है तीनों नहीं है तो फिर पूरा हाउस तय करता है, उनमें से किसी भी एक को बिठा देंगे, वो डिसाइड कर लेते हैं वो हाउस में प्रेजेंट मेंबर्स में से किसी को भी सर, है ना। तो ये हुई, ये बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हु अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट चेयर दी जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, तो उसमें वही था आंसर, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। लोगों को लगा स्पीकर करता है तो चेयरमैन भी करता होगा, क्योंकि उसके बराबर ही मानते हैं ना उसको, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक डिफरेंट है, उस चीज़ में डिफरेंस है। ठीक है सर, ये वाली बात क्लियर हुई अपने। अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट चीज़ पे ना, कि इसमें और प्रोविजन क्या क्या होंगे, कि जॉइंट सिटिंग जो होगी उसमें और चीज़ें क्या क्या हो रही होंगी। तो जॉइंट सिटिंग के अंदर चेयर करेंगे स्पीकर। जॉइंट सिटिंग जो है वो जो गवर्न होती है ना, यानी जॉइंट सिटिंग के रूल्स एंड रेगुलेशन कौन से देखे जाते हैं। देखो लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के अपने अपने रूल्स होते हैं, तो जॉइंट सिटिंग चलती है किससे, रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा, है ना। लोकसभा के जो रूल्स हैं इनसे चलती है, राज्यसभा से नहीं चलती। ठीक है सर, एक बात। नेक्स्ट चीज जो आती है इसके बाद, जो और ज़्यादा आपने काम की है वो आती है, एक तो ये चल गया अपना, ये हो गया। इसके बाद है सर जॉइंट सिटिंग जो होती है उसके अंदर, देखो बेनिफिट किसको होगा, डेफिनेटली सर लोकसभा को होगा, क्योंकि लोकसभा का नंबर ज़्यादा है। राज्यसभा का तो 250 ही है, वहाँ 245 है प्रेजेंट स्ट्रेंथ, प्रेजेंट जो मेंबर्स हैं, यहाँ आपके 543 है, तो डेफिनेटली सर ऑलमोस्ट डबल है उससे, ऑलमोस्ट। तो इनके पास जो लोकसभा में जिसके पास नंबर ज़्यादा होता है वो पार्टी जनरली जीत जाती है इसमें, मोर देन 90% चांस होते हैं कि लोकसभा ही जीतेगी इसके अंदर ना। एक बात क्लियर हुई सर। अगली बात जो है इसमें और ज़्यादा काम की, जिसका मतलब निकलता है वो है आपकी, कि जॉइंट सिटिंग के अंदर कभी भी, जॉइंट सिटिंग के अंदर एक तो मनी बिल प्रोटेक्शन नहीं हो सकता, यानी जॉइंट सिटिंग किस किस चीज़ पर नहीं हो सकती, तो वो है आपका मनी बिल पर नहीं होगी कभी भी। जॉइंट सिटिंग कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो होते हैं आपके, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, उन पे भी नहीं होती, ये भी ध्यान रखना सर। इन दोनों पे जॉइंट सिटिंग नहीं होती कैसी भी, ठीक है।
ऐसा नहीं है कि आपको संविधान चेंज करना है, जॉइंट सिटिंग करवा दो, उसके लिए पॉसिबल नहीं, मनी बिल के लिए पॉसिबल नहीं है सर। और इनसे ही सवाल उठते हैं बेसिकली, ये चीज़ें ही कवर होनी चाहिए बस। तो जॉइंट सिटिंग पूरे फंडे समझ में आए अपने को, बेसिक चीज़ है ना। और जॉइंट सिटिंग पास होते हैं बिल, ऐसा नहीं है, बहुत रेयरली होते हैं बट होते हैं सर, है ना, पास हुए हैं, पहले ही बिल पास हुआ ना। तो अपन ही समझ गए सर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद ये हुआ अपना जॉइंट सिटिंग पूरा, है ना। अपने को अगली बात पे आते हैं सर। अब देखो नेक्स्ट चीज़ जो आती है सर वो है अपनी जॉइंट सिटिंग के बाद में, और जॉइंट सिटिंग सिंपल मेजोरिटी पास होता है सर हमेशा ना, ये बहुत बेसिक बात है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं है, तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किस में आते हैं, हमेशा आपके स्पेशल मेजोरिटी वाले में, तो वो कंडीशन है ना। अब देखो नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट और भी इंपॉर्टेंट चीज़ है इनसे भी, वो है सर आपका बजट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बजट के क्वेश्चन खूब आए हुए हैं, यूपीएससी ने खूब क्वेश्चन पूछे हैं कई बार, और वो है सर आपके, देखो बजट जो है, अभी बजट वर्ड कहीं नहीं दे रखा सर, पहली बात तो संविधान में जो बजट वर्ड है वो नहीं दे रखा है कहीं भी, ये ध्यान रखना सर। बजट वर्ड शब्द जो है बजट वो नहीं दे रखा कहीं भी। क्या लिखा हुआ है इसकी जगह, इसकी जगह लिखा हुआ है सर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर, ठीक है। एक बात, ये वाली बात कहाँ दी हुई है, ये दे रखा है आपका आर्टिकल 112 के अंदर। और देखो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो साथ में क्लियर होते जा रहे हैं अपने, तो वो जब एक लाइन से रटते हैं ना तो कुछ बेनिफिट नहीं है उसका, वो याद होते भी नहीं है, कभी भी याद नहीं होते वो। इसलिए बेनिफिट क्या मिलता है कि अपन साथ साथ करते चलें उसको, तो वो एक आर्टिकल एक दिन में याद हो भी जाएगा आराम से, ठीक है। तो 112 के अंदर इसको याद करने का एक तरीका भी है दूसरा। देखो बजट है क्या अपना, बजट जो है बेसिकली आपका जो भी आपके पास रेवेन्यू आने वाला है, ठीक है, जो आपके पास पैसा आने वाला है रेवेन्यू राजस्व, और जो आपका खर्चा होने वाला है एक्सपेंडिचर, ये तो आपके पास आने वाला है इनकमिंग, ये आपकी आउटगोइंग है सर। ये माइनस होता है हमेशा, ये प्लस होता है ना। सरकार के पास जो भी पैसा आएगा पूरे साल में, किस किस तरीके से लेंगे उसको, टैक्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू, जो भी सारी बातें, और सरकार किस किस तरह से खर्च करेगी उसको, एक्सपेंडिचर कौन कौन से होंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं, किस किस तरह के हैं, वो सारी बातें, फिजिकल डेफिसिट कवर करेंगे, जो जो भी कुछ होता है सारा, वो सब कुछ कवर होता है आपका बजट के अंदर। तो आसान अगर चीज़ों समझें, उसको याद करने की ट्रिक, इसको जो याद करने की ट्रिक है वो है 1+1 2 ही तो होते हैं। तो सरकार ये समझाती है कि भैया हमारे पास 1 रुपया आएगा, 1 चला जाएगा, तो 1+1 को जब जोड़ते हैं तो वो 2 होते हैं, तो 1+1 2। तो किसी भी तरह की घपलेबाजी नहीं चलेगी, जितना पैसा आ रहा है उतना जा रहा है, तो अपना बजट सही है। ये आइडियल कंडीशन है बजट की। तो 1+1 2 सर, ये याद रहने की बात है, बाकी ऐसा नहीं है कोई मतलब वैसी बातें करे अरे सर ऐसे कैसे पॉसिबल है, लेकिन 1+1 2 ही होते हैं। तो बजट में जितना आएगा उतना खर्च होगा, तभी तो बजट सही चलेगा अपना भाई, कोई भी कंट्री तभी तो सही चलेगा। अब मान लो उसको कमरा ज़्यादा जा रहा है तो घाटे में तो खत्म हो जाएगा एक टाइम बाद, तो वो चीज़ है सर ना। तो ठीक है, 1+1 2 याद रहेगा अपने को ना। अब आते हैं सर इसके बाद नेक्स्ट चीज़ पे अपन, तो वो नेक्स्ट चीज़ क्या है अपनी, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जा रहा है इसको ना। बजट है क्या, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का, सरकार का टोटल रेवेन्यू, जितना पैसा आने वाला है कहीं से भी किसी भी सोर्स से, वो सारा पैसा, और सरकार का जो जाने वाला है कितना भी पैसा हो, जो भी जा रहा है अपना, किसी भी तरह का एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, चाहे हम सैलरी में दे रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वो सब का सब आपका आता है बजट के अंदर, ठीक है सर। एक बात इसमें देखो, बजट के अंदर जब आता है, बजट में दो चीज़ होती हैं, बजट के अंदर दो चीज़ें काम करती हैं, वो दो चीज़ें क्या हैं, एक तो होता है आपका चार्ज एक्सपेंडिचर, देखो एक्सपेंडिचर बता रहा हूँ, एक्सपेंडिचर जो चीज़ें हैं, एक तो है आपका चार्ज एक्सपेंडिचर। इसका सिंपल सा मतलब है, जो हमने कल पढ़ा था कि जो CFI है अपना, उस CFI में से वो पैसा जो जाना ही जाना है, एग्जाम्पल आपके सैलरी, पेंशन, जो फिक्स खर्चे हैं आपके होने ही होने हैं, वो 100% होने हैं। भैया आपको जो सैलरी देनी है किसी भी डिपार्टमेंट के लोगों को, सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी लोग नौकरी कर रहे हैं, भारत सरकार के अंडर में जो जो लोग नौकरी कर रहे हैं, उन सबको सैलरी देनी पड़ेगी अपने को, तो वो सब जो सैलरी देनी है वो आपको 100% करनी पड़ेगी, तो वो चार्ज एक्सपेंडिचर है, ठीक है सर। ये बताने का रीजन क्या है कि जो बजट आता है ना अपना, उस बजट में वोटिंग होती है,
तो जो चार्ज एक्सपेंडिचर होता है ना, ये वोटेबल पार्ट में नहीं आता, इसके लिए वोटिंग नहीं होती, ये वोटेबल नहीं होता कभी भी, इसके ऊपर कभी भी वोटिंग नहीं होगी। फिक्स है वो, सैलरी देनी है सर, पेंशन देनी है, जो भी लोगों को खर्चा देना है वो देना है, जो फिक्स है वो चार्ज एक्सपेंडिचर है आपका, वो चेंज नहीं होगा। यानी बजट में ऐसा थोड़ी है कि इस साल राष्ट्रपति सैलरी कम कर देते हैं या इस साल सांसद की सैलरी कम कर देते हैं, ऐसा करते हैं नॉर्मल कंडीशंस में, इन जनरल सर, इन जनरल ना। या इस साल जो है अपने जो गवर्नमेंट के लोग हैं उनकी सैलरी कम कर देते हैं या इस साल बढ़ा देते हैं, वो सब वो एक फिक्स कर रखा है उन्होंने, वो उस पर बस वो महंगाई भत्ता, डीएनएस अलाउंस वगैरह वो सब होता है, बढ़ता है, लेकिन वो जो बेसिक सैलरी होती है वो फिक्स कर रखी है, उसमें उसको इंक्रीज करते हैं उन सब चीज़ों को ना। तो चार्ज एक्सपेंडिचर वोटेबल नहीं होता कभी भी, ठीक है सर, एक बात के लिए ली। तो वोटेबल क्या होता है, जो नई स्कीम लेके आते हैं या कोई भी नई चीज़ लेके आएंगे, जैसे मान लो पिछली बार एजुकेशन मिनिस्ट्री को दिया था 10,000 करोड़ रुपए, इस बार 15,000 देना है, तो वो वोटेबल है, वो क्यों देना है वो डिस्कस होगा पूरा, ठीक है सर। तो बजट की एक बेसिक लेवल पे कुछ बातें समझ में आ रही हैं अपने को, जो बेसिक चीज़ें हैं उसकी ना। आते हैं सर नेक्स्ट चीज़ पे ना। तो देखो इसके अंदर और क्या चीज़ें हो रही हैं आपकी, है ना। अब अपन पढ़ेंगे सर इसको डीप में बिल्कुल कि बजट है क्या, कैसे काम करते हैं। तो देखो बजट में स्टेज हैं अलग अलग, बजट जो है वो आपका वो पूरी पूरी उसमें कई स्टेज होती हैं, कई स्टेज में पास होता है बजट। और वो क्या क्या है अपनी, पहला है सर आपका प्रेजेंटेशन, कि बजट को प्रेजेंट किया गया। एक बात सर, बजट के ऊपर डिस्कशन, बजट की स्क्रूटनी होती है, स्क्रूटनी बाय डिपार्टमेंटल कमिटीज। आपकी वोटिंग होती है डिमांड फॉर ग्रांट्स के लिए, आपका सर एप्रोप्रिएशन बिल, ठीक है, और आपका लास्ट फाइनेंस बिल। ठीक है सर, ये होती है चीज़ें अपनी बजट की स्टेजेज हैं, 6 स्टेज होती हैं बेसिकली, अभी 6 हैं फिलहाल आज की डेट में ना, कि ये सब अब इनको अपन एक एक को डिस्कस करते हैं सर पूरी को डिटेल में ना, कि चीज़ें कैसे कैसे काम कर रही हैं सारी बातें, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन है पहले, डिस्कशन है, स्क्रूटनी है, वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स है, एप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल। अब आते हैं सर अगली बात पे। तो देखो प्रेजेंटेशन पे आते हैं पूरी चीज़ों पे ना, लिखें सर पहली हेडिंग प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ बजट है ना। अब देखो बजट को प्रेजेंट करने की जिम्मेदारी किसकी है सर, फाइनेंस मिनिस्टर की, ठीक है। तो जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होता है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो बजट को प्रेजेंट करेगा सर, और बजट को आपके सदन में रखेगा उसको ना। तो एक आज की डेट में जो किया हुआ है वो क्या है सर, कि 1 फरवरी को बजट जो है वो 1 फेब को आता है हमेशा। ये पहले मार्च में था सर, फरवरी के लास्ट डे पे था, 28-29 तारीख जो भी उस साल हुआ करती थी, पर उसको थोड़ा सा आगे कर दिया अभी, ठीक है, 1 फरवरी कर दिया है। अच्छा, हमारा फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से लेके इंडिया में फाइनेंस ईयर जो है वो 31 मार्च तक है, ठीक है। 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये अपना फाइनेंस ईयर होता है यहाँ पे। तो हम जो बजट लेके आते हैं वो क्या लेके आते हैं कि 1 अप्रैल से लेके और 31 मार्च अगली साल वाली जो आएगी उस तक जो हम खर्चा करने वाले हैं वो हम यहाँ से करने वाले हैं पूरा। ये है पूरा बजट आसान लैंग्वेज में बिल्कुल ना। तो 1 फरवरी को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जैसे वो फरवरी और मार्च में क्लियर हो जाए तो 1 अप्रैल से आपको 1 अप्रैल से पहले पहले क्लियर करना होता है, उसको पास हो जाएगा वो 2 महीने के अंदर अंदर, और वो आपका लागू हो जाता है वो 1 अप्रैल से, ठीक है सर। यानी कि जैसे मान लो अब 2024 सरकार बनेगी तो जो 2025 में जो वो लेके आएंगे वो, जैसे अभी इस साल तो खैर चुनाव है तो पूरा बजट नहीं आया, इंटरिम बजट आया था, लेकिन मान लो मैं 2023 की बात करूँ तो जो 2023 में आया था आपका बेसिकली जो बजट लेके आए थे, निर्मला सीतारमण लेके आई थी 2023 वाले बजट में, कहानी क्या थी सर आपका, वो 2023 के, इसलिए उसमें 23-24 लिखा होता है, 2023 के 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2024 तक के लिए था,
ठीक है सर। तो 1 फरवरी को आता है बजट अपना, पहली बात। और कौन लेके आता है उसको? प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर। कौन सा वाला? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर सर। ठीक है, जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर है अपना, जैसे निर्मला सीतारमण है भी है ना, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ये लेके आते हैं सर इसको, 1 फरवरी को लेके आता है। अगर इनकेस ऐसा होता है कि फाइनेंस मिनिस्टर किसी भी कंडीशन से, किसी भी कारणवश प्रेजेंट नहीं है, तो सर उनकी जगह कोई और अदर मिनिस्टर लेके आ सकता है। ठीक है, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री में दूसरे मिनिस्टर भी होते हैं ना, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर भी दूसरे मिनिस्टर होते हैं और भी, आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो गया, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज हो गया, वो सब भी ला सकते हैं, है ना। तो फाइनेंस मिनिस्टर यूनियन लेके आता है, 1 फरवरी को लेके आता है। ठीक है, प्रेजेंट हो गया, दोनों हाउस में प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है सर, उसकी रीडिंग होती है, उसके बाद सब लोगों के पास पहुंचा दिया जाता है, वो उसकी कॉपी पहुंचने के पास, और सब लोग उसको रीड कर लेते हैं पूरा। सेकंड आता है सर इसके बाद डिस्कशन। तो जो डिस्कशन है उसके अंदर बेसिकली सबके सब लोग पूरा पूरा उसको डिस्कस करते हैं कि इसमें ये दे रखा है, इसमें दे रखा है। अपन देखा होगा ना, जब बजट चलता है, आपका बजट आता है, तो बजट सेशन में सबके पास पॉइंट रखे जाते हैं, सबके अपने अपने, हर पार्टी को मौका दिया जाता है उसके नंबर ऑफ मेंबर्स के हिसाब से, टाइम अलॉट किया जाता है बजट में बोलने के लिए। तो वो है डिस्कशन पार्ट, ये वाला पार्ट है वो, जिसमें वो रीडिंग होती है उसकी, बोल रहे होते हैं उन चीज़ों के बारे में, अपने कमेंट्स देते हैं। अच्छा, इसमें इस वाली मिनिस्ट्री को इतना दिया गया, नहीं इसकी जरूरत नहीं है, इसमें इतना कर लेते हैं, इसमें इतना कर लेते हैं, जो भी डिसीजन होता है पूरा उनका। ठीक है सर। थर्ड है इसमें काम की चीज़ आपकी स्क्रूटनी जो होती है। अब देखो यहाँ से मेन चीज़ चालू होती है आपकी स्क्रूटनी बाय TINY, है ना। स्क्रूटनी बाय, यहाँ लिखा हुआ था डिपार्टमेंटल कमेटी सर, है ना, पूरा लिख लेना डिपार्टमेंटल कमेटी। अब देखो होता क्या है, डिपार्टमेंट्स में स्टैंडिंग कमेटी होती है बेसिकली, 24 है अभी आज की डेट में ना, 24 डिपार्टमेंट्स में अपनी स्टैंडिंग कमेटी है, परमानेंट कमेटी है वो। तो वो कमेटी स्क्रूटनी करती है, उसकी जांच करती है पूरी पूरी थॉरोली। स्क्रूटनी मतलब जांच करना होता है। तो पूरे पूरे बजट की, जो बजट आया है पूरा डॉक्यूमेंट, अच्छे खासे पेज होते हैं इसमें, तो उन सब की जांच की जाती है कि जो जो चीज़ें उसमें लिखी गई हैं, जो जो बताई गई हैं, वो सब के सब जो होनी चाहिए तो उनके हिसाब सही है कि नहीं है, जो जो डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, जो सारी चीज़ें। तो वो डिपार्टमेंटल कमेटी जो है अपनी अपनी डिपार्टमेंट्स की, हर डिपार्टमेंट की अपनी अपनी कमेटी होती है, जो मेन पोर्टफोलियो है आपके। तो उनकी 24 स्टैंडिंग कमेटीज हैं अभी, डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटी 24 हैं सर अभी प्रेजेंट में ना। स्टैंडिंग कमेटी परमानेंट कमेटी होती हैं ये। तो ये परमानेंट कमेटीज हैं 24 आपकी चेक करती हैं, जांच करती हैं बजट की पूरी, कि उसमें से जो आना है और जो जाना है वो सब का सब चीज़ें कैसे हैं कि नहीं है वो सब। अब उसके बाद आती है देखो अगली चीज़ जो है, वो है सर आपकी वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। अब ये है सर काफ़ी काम की चीज़, है ना। देखो कोई भी डिमांड जो होती है, डिमांड का मतलब है संसद में जो डिमांड होती है, वो ग्रांट तब तक नहीं बनती, अनुदान तब तक नहीं बनती जब तक कि उस पर वोट नहीं होंगे। ये जो होते हैं बेसिकली ये आपकी मिनिस्ट्री वाइज की जाती हैं। यानी कि सर कर क्या रहे हैं इसमें बेसिकली, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, जितने भी मंत्रालय हैं, मान लो मंत्रालय को दिया गया, किसी को 3,000 करोड़ रुपए, 2,000, 5,000, 10,000 इस तरह दिए जाते हैं, एग्जाम्पल के लिए सर, है ना, प्योरली एग्जाम्पल है। तो वो सब जो है वो डिमांड्स हैं उनकी। भाई किसी ने बोला, SRD मिनिस्ट्री ने बोला, आपके एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है उसने बोला भैया हमें 10,000 करोड़ रुपए चाहिए, तो ये उनकी डिमांड है। तो मंत्रालय वाइज है, वो मिनिस्ट्री वाइज है। वो ग्रांट कब बनेगी? जब उस पर वोटिंग हो जाएगी कि हाँ भैया लोकसभा ने सहमति दे दी, ठीक है इसको अपन दे देते हैं। तो इसके ऊपर बेसिकली वोटिंग होती है। ये वोटिंग जो लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है, वो जो डिमांड्स थी जिनको ग्रांट में बदलना है अपने को, उन डिमांड्स के ऊपर वोटिंग हो रही है सर। ठीक है, ये मिनिस्ट्री वाइज होता है लगातार। अब देखो काम की बात क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होता है, ये वाला पार्ट जो है आपका, जो डिमांड फॉर ग्रांट्स है, ये पूरा पूरा फोर्थ जो है वो कहाँ होता है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लोकसभा का पार्ट है। वापस से सवाल पूछा हुआ है यूपीएससी ने इस चीज़ पे कि इनमें से कौन सी चीज़ सिर्फ लोकसभा में होती है, तो उसके आंसर थे मनी बिल और आपका दूसरा डिमांड फॉर ग्रांट्स। डिमांड फॉर ग्रांट्स पर्टिकुलरली सिर्फ लोकसभा का पार्ट है, राज्यसभा में वोटिंग नहीं होती बजट के ऊपर डिमांड फॉर ग्रांट्स में पर्टिकुलर। बात समझना सर, डिमांड फॉर ग्रांट्स जो ये फोर्थ पॉइंट है ना,
इस फोर्थ पॉइंट का राज्यसभा के लिए कोई मतलब नहीं है कैसा भी। इन तीन का मतलब था, ये तीन तो थे राज्यसभा के अंदर, प्रेजेंटेशन भी हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है, डिपार्टमेंट कमेटी काम भी कर रही है वहाँ सब कुछ चीज़ें, लेकिन सर डिमांड फॉर ग्रांट्स में जो वोटिंग हो रही है वो वोटिंग नहीं हो रही है राज्यसभा में, ठीक है। तो ये ओनली लोकसभा में होती है, तो इसको लिख लेना सर बहुत क्लियर कि लोकसभा ओनली है ना, ठीक है सर। ये समझ में आया ना कि डिमांड फॉर ग्रांट्स क्या है, मंत्रालय जितना डिमांड कर रहे थे उसके हिसाब से उनको पैसा मिलेगा उतना, ठीक है सर। आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। अब देखो नेक्स्ट चीज़ अपन ने पढ़ी, 5वां पॉइंट था उसमें एप्रोप्रिएशन बिल। एप्रोप्रिएशन बिल, और देखो एप्रोप्रिएशन बिल का जो मीनिंग निकल के आता है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन्ड है कि आपको अगर सीएफआई से कोई पैसा निकालना है, जो अपन ने पढ़ा था ना सीएफआई, उस सीएफआई से अगर कोई भी पैसा निकालना है आपको, तो वो बिना पार्लियामेंट की परमिशन से नहीं निकाल सकते। ये अपन ने जो सीएफआई पढ़ा था उसमें, तो एप्रोप्रिएशन बिल लाना पड़ता है किस चीज के लिए, जो हमने डिमांड फॉर ग्रांट्स लोकसभा में सहमति ली है। मान लो सबको मिला के हमारा बजट पहुंच गया, एग्जाम्पल सर प्योरली एग्जाम्पल, 1 लाख करोड़ रुपए, तो वो जो 1 लाख करोड़ रुपए हमें इसमें से निकालने हैं एक साल के लिए, उस 1 लाख करोड़ को एक साल के लिए निकालने के लिए हमारी बात हो रही है सर। ये जो हमें ये पैसा निकालना है ना इतना, इस पैसे के लिए बात हो रही है कि हमें जो 1 लाख करोड़ रुपए चाहिए यहाँ से, जो भी हमारी डिमांड्स आई हैं उनके हिसाब से, वो 1 लाख करोड़ रुपए निकालने के लिए हमें सर ये एप्रोप्रिएशन बिल चाहिए होता है, ठीक है। तो एप्रोप्रिएशन बिल का मतलब हुआ सिंपल सा कि जो पैसा निकालने वाले हैं हम, वो आपका इसके थ्रू होगा। सेम कहानी सर इसमें वोटिंग होती है ना, सेम चीज एप्रोप्रिएशन बिल में। अब आता है इसके बाद सर, जैसे एप्रोप्रिएशन बिल पास हुआ आपका, ये वाला बिल पास हुआ, ये पास होते ही आपके लास्ट चीज आती है पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल, यानी जो पूरा का पूरा आपका बजट था उसे अब वोटिंग के लिए रखते हैं, ये दोनों हाउस में जाता है आपका। डिफरेंस समझना सर है ना, पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल, तो फाइनेंस बिल जो है वो दोनों हाउस में जाएगा। फाइनेंस बिल का मतलब ही क्या है, क्योंकि अपन ने स्टार्टिंग बताया भी था जैसे बजट है, तो बजट जो होता है वो आपका एक तरह से फाइनेंस बिल ही होता है सर, ठीक है। ये हुई आपकी बजट की पूरी कहानी खत्म। उसके बाद सर जैसे ये पास होता है, पास होते ही फिर उसको यहाँ से पैसा निकलना स्टार्ट हो जाता है, मिनिस्ट्री वाली डिमांड्स आती हैं, वो पैसा उन्हें मिलना शुरू हो जाता है सर, ठीक है। 100% समझ में आई पूरी कहानी, कैसे कैसे चीज़ें काम कर रही हैं, कि ये क्या था, ये सब चीज़ें क्या थी, कैसे काम करी। तो ये हुआ सर अपना आपका एक लेवल पे बजट पूरा है ना, बजट की सारी बातें, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, बजट के अंदर कभी भी गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो, वो कभी भी नया टैक्स प्रपोज नहीं कर सकती किसी भी तरह का, टैक्स की रेट को बढ़ा नहीं सकती, उसके लिए आपको अलग से कानून लाना पड़ता है, बिल लाना पड़ता है। जब कभी भी आप कोई बजट लेके आ रहे हो, बजट में आप टैक्स की रेट को इंक्रीज नहीं कर सकते, एग्जिस्टिंग टैक्स रेट्स को स्लैब्स में चेंज कर सकते हो, स्लैब ऊपर नीचे हो सकती हैं, डिफरेंस समझना, नया टैक्स नहीं लगा सकते आप कोई भी, उसके लिए आपको अलग से लॉ बनाना पड़ता है, बिल लाना पड़ता है, उसके लिए जो भी उस जो कानून एक्ट है उसमें अमेंडमेंट के लिए बिल लाना पड़ता है आपको, ठीक है सर। ये चीज़ समझ में आई। पूरा बजट जो है वो विद इन 75 डेज पास हो जाना चाहिए सर, आफ्टर इट्स प्रेजेंटेशन द बजट शुड बी पास विद इन 75 डेज ऑफ इट्स प्रेजेंटेशन। जिस दिन प्रेजेंट किया गया है उसके सर 75 दिन के अंदर वो पास हो जाना चाहिए। अगर ऐसा सरकार नहीं करा पाती है तो ये सरकार के लिए काफ़ी नेगेटिव रहता है और गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ता है सर। हालांकि नहीं हुआ कभी ऐसा, मतलब ही नहीं है सर, क्योंकि पास तो करा ही देगी ना, सरकार को पैसा चाहिए तो पास तो कराना ही पड़ेगा सर उसको, वो चीज़ है। ठीक है सर, ये हुई अपनी बजट की बात है ना। देखो अब आते हैं अपन कुछ और जो टॉपिक्स हैं इसमें, इसके बाद में जो थोड़े और ज़्यादा काम के हैं वो हैं सर अपने जैसे इसमें और कुछ 2-3 टर्म्स और होती हैं, 2-4 टर्म्स और हैं जो काम की हैं थोड़ी सी, वो हैं आपके, जैसे एक टर्म होती है अपन ने देखी होगी सर, लीडर ऑफ अपोजिशन या फिर लीडर ऑफ हाउस, क्योंकि तो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेती है कई बार, तो वो चीज़ें क्लियर रहनी चाहिए। अब बात आती है लीडर ऑफ द हाउस। हाउस दो हैं अपने पास, एक है अपना लोकसभा, एक है अपना राज्यसभा, ठीक है, दो हाउस हैं, तो दोनों हाउस में लीडर ऑफ द हाउस होता है सर। एक बात याद रखना, कौन होगा वो,
रूलिंग पार्टी का, जो भी रूलिंग पार्टी है उस रूलिंग पार्टी का जो हेड पर्सन होता है, कोई भी उस रूलिंग पार्टी से कोई भी एक आदमी होगा जो इसमें होगा। और यहां भी सेम कहानी है सर। ठीक है, अब इसमें एक कंडीशन क्या है, देखो अपन ने पढ़ा था कि पीएम किसी भी हाउस से हो सकता है, मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि जब मिनिस्टर डिस्कस कर रहे थे अपन, पीएम लोकसभा के भी हो सकते हैं और राज्यसभा के हो सकते हैं। जिस किसी हाउस के वो मेंबर है उस हाउस से हो सकते हैं पीएम, कोई दिक्कत नहीं है कैसा भी ना। हम मंत्री किसी भी हाउस में से बना सकते हैं, कितने बना सकते हैं सर, कोई नंबर फिक्स नहीं है। 82 नंबर टोटल फिक्स है बस, वो 15% ऑफ लोकसभा जो है वो जो नंबर फिक्स है, टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स कैन बी 15% ऑफ लोकसभा, ये मतलब है। ऑफ लोकसभा का मतलब क्या है यहाँ पे, स्ट्रेंथ सर, ये याद रखना बस, ये चीज काम की है। बाकी इससे नंबर तय होता है, उसके नंबर मंत्री दोनों हाउस में से कितने बन सकते हैं कहीं भी, 50 यहाँ से 30 यहाँ से, 50 यहाँ से 30 यहाँ से, जो भी करना चाहें सर। तो जो लीडर ऑफ द हाउस है ना, वो कौन होगा, जिस किसी हाउस में पीएम मेंबर है तो वो ऑटोमेटिकली लीडर ऑफ द हाउस होते हैं। इसका मतलब ये हुआ, आज की डेट में पीएम कहाँ से हैं, लोकसभा से हैं, नरेंद्र मोदी जो हैं आपके लोकसभा से हैं। तो जो लोकसभा में लीडर ऑफ द हाउस ऑटोमेटिकली बन जाते हैं वो अपने आप। इससे पहले मनमोहन जी राज्यसभा मेंबर हुआ करते थे, लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा उन्होंने, तो जब वो राज्यसभा के मेंबर थे मनमोहन जी, तो मनमोहन सिंह जी जो राज्यसभा से थे तो वो लीडर ऑफ द हाउस थे किसमें, राज्यसभा में, कांग्रेस के टाइम में। अभी मोदी जी हैं बीजेपी के टाइम में लोकसभा से सर, ये डिफरेंस समझ में आया। ठीक है, रूलिंग पार्टी के लीडर ऑफ द हाउस होते हैं सर दोनों में ना। अब आते हैं सर अगली बात पे, एक टर्म है सर ऐसे ही जैसे लीडर ऑफ द हाउस है अपनी, वो ही उसी में एक नेक्स्ट ही होती है अपनी लीडर ऑफ अपोजिशन। वो होता है बेसिकली जो भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है आपकी दोनों हाउस में। देखो सेम कहानी है, यहाँ भी सेम कहानी है, लोकसभा भी और आपकी राज्यसभा भी। दोनों ही हाउस में जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी आपकी, उस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के किसी एक पर्सन को आप लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा। जैसे अभी के लिए मोदी जी लीडर ऑफ अपोजिशन है किसमें, एग्जांपल के लिए लीडर ऑफ हाउस है किसमें, लोकसभा में, और लीडर ऑफ अपोजिशन है कौन, मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस से हैं जो। ठीक है, इसके लिए एक जनरल कन्वेंशन है कि जिस किसी पार्टी के पास 10% सीट्स होंगी लोकसभा की, यहाँ पे 10%, यहाँ 10%, यानी लोकसभा में इसके पास 54 पॉइंट कुछ आता है तो 55 मान लो सर, और यहाँ आपकी 25, ये दोनों जिसके पास नंबर होंगे, जिस किसी पार्टी के पास अपोजिशन में, वो क्लेम कर सकते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए सर। अब देखो लीडर ऑफ अपोजिशन इंपॉर्टेंट क्यों है, बोल सर फर्क क्या पड़ रहा है इससे, सर फर्क पड़ता है बेसिकली लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक के पर्सन होते हैं, ध्यान रखना सर। उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर बोला जाता है एक तरह से, उनकी रैंक होती है कैबिनेट मिनिस्टर की। ठीक है सर, कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक होती है उनकी लीडर ऑफ अपोजिशन की। अभी तो बत्ती नहीं है मंत्रियों के पास, नहीं पहले तो बत्ती हुआ करती थी, तो बत्ती मिलती थी ना, तो सर वैल्यू तो थी ना, खेल तो बत्ती का ही है भैया। मंत्री बन क्यों रहे हैं लोग, ये एमएलए एमपी चुनाव लड़ क्यों रहे हैं, बत्ती के लिए लड़ रहे हैं, खेल पावर का ही तो है। बाकी काम तो कोई कहीं भी कर सकता है, ये तो सब कहने की बातें हैं जो आपको मिलती हैं कि सर हम देश सेवा करेंगे, वो करेंगे। देश सेवा तो एक्चुअल में जो हमारे बॉर्डर पे लोग खड़े हुए हैं वो सिर्फ कर रहे हैं, आपकी जो फौज के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं जो हमारे पूरे दिन खड़े रहते हैं, ट्रैफिक व्यवस्था को संभालते हैं, वो है देश सेवा। या जो बेचारे सफाई कर्मी चल रहे हैं या रोड बना रहे हैं, रेलवे बन रहे हैं, वो सब काम जो हो रहे हैं बेसिकली, ये तो सर सिर्फ खेल पावर का है, वो जो सत्ता का नशा होता है वो है यहाँ पे, है ना। आते हैं सर अगली बात पे। तो लीडर ऑपोजिशन आपको समझ में आया सर एक लेवल पे कि ये दोनों बातें सारी। अब आता है सर एक टर्म और होती है, देखो ऐसे ही इन चीजों में ही, वो होती है आपकी जैसे विप। लीडर ऑपोजिशन के कुछ और यूज भी हैं, आपको बता दूं मैं जैसे इसके अलावा, और वो होते हैं अपने जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं, उनका जो सिलेक्शन होता है उसके अंदर लीडर ऑपोजिशन की जरूरत पड़ती है आपको। जैसे सुप्रीम कोर्ट जज सुनते हैं अपन, जो कॉलेज सिस्टम है वो इनसे रेफरेंस लेता है वो सब चीज़ें, तो उसमें भी आते हैं बीच में ये। और आपके लोकपाल में आते हैं, लोकपाल बनाया जाएगा किसी को भी उसमें, वो सब डिटेल में आगे पढ़ेंगे, बट इन जनरल अभी के लिए समझाने के लिए तो लीडर ऑपोजिशन को कंसल्ट करते हैं बहुत सारी चीज़ों में।
बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिनमें कंसिडर किया जाता है, इनको इन्हें पूछा जाता है। सीबीआई का मान लो आपको डायरेक्टर अपॉइंट करना है किसी को भी, तो उसमें लीडर ऑपोजिशन को पूछा जाता है, उन्हें पूछा जाता है कि हाँ सर आप आएँ, तो वो 4-5 लोग मिलकर तय करते हैं। तो बहुत सारी कमेटी में लीडर ऑपोजिशन आपके मेंबर होते हैं सर, है ना। आते हैं सर नेक्स्ट चीज़ पे, अपना नेक्स्ट पॉइंट है सर विप। देखो विप जो है वो बेसिकली एक बहुत बेसिक चीज़ होती है। उसमें क्या है विप के अंदर, विप काइंड ऑफ मॉनिटर बोल सकते हैं अपन क्लास का। जैसे हर क्लास में मॉनिटर होता है अपने पास, वैसे है ये। विप का काम क्या होता है, विप एक पहली बात तो विप कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, ध्यान रखना सर, ये लिख लेना कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है ये किसी भी तरह से, ये तो बस ऐसे ही बना दिया है सर, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है कुछ भी इसमें ना, संविधान में कहीं नहीं दे रखा कुछ भी कैसा क्लियर भी, इसमें कोई आर्टिकल नहीं है, कुछ नहीं है, और ये एक कन्वेंशन बना दिया बस, ठीक है, एक विप होना चाहिए बस। विप का काम क्या होता है, विप हर पार्टी लेवल पे होता है, पहली बात सर। बीजेपी का अपना विप होगा एक, कांग्रेस का अपना है, हर पार्टी का अलग अलग है, सपा बसपा सबका अपना अपना है, हर हाउस में होता है अपना अपना। उस हाउस के अंदर हर पार्टी का अपना विप होता है सर, पहली बात। उस विप का मेजर फंक्शन क्या है, जब कभी भी उनकी पार्टी ने कोई, मान लो जैसे बीजेपी की बात करें, तो बीजेपी का फंक्शन क्या रहेगा विप का, कि जब जब बीजेपी उनकी जो सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो जब जब कोई बिल लेके आती है, तो उस बिल के टाइम पे उसके पार्टी के सारे मेंबर्स प्रेजेंट रहने चाहिए। एक बात, वो सारे सारे मेंबर फेवर में ही वोट करेंगे, अगेंस्ट में ना करें, ये भी इंश्योर करता है। यानी पार्टी की जो गाइडलाइन है ना, उसको फॉलो करेंगे 100% वो। यही सेम कहानी अपोजिशन में है, जैसे कांग्रेस है, तो कांग्रेस में जो विप होंगे वो ये इंश्योर करते हैं कि उनकी पार्टी ने जो भी डायरेक्शन दिया है, किसी बिल का विरोध करना है, उसके अगेंस्ट में जाना है, जो भी करना है उन्हें, या उस पर उनका स्टैंड क्या रखना है, तो वो ऐसा नहीं है कि मान लो कांग्रेस के एग्जाम्पल दूं सर, किसी पार्टी के मान लो 543 में से आज की डेट में 70 MP हैं, तो वो 70 के 70 एक साथ जाएंगे, एक साथ वोटिंग करेंगे, एक स्टैंड रखेंगे, यानी सोच एक होगी उनकी, उनका मत एक होगा, जो वोटिंग है उनका वो सेम रहेगा उनका। ऐसा नहीं है 5 ने कुछ और किया, 10 ने कुछ और किया, वो चीज़ नहीं है। तो ये इंश्योर करना किसका काम है सर, विप का काम है। विप ये सब चीज़ इंश्योर करते हैं। यानी एक तो उनकी पार्टी की अटेंडेंस रहनी चाहिए पूरी, पहला काम। उनकी पार्टी का जो भी स्टैंड है, उस स्टैंड पे ही सारे लोग एग्री होने चाहिए। अगर पार्टी ने बोला कि इस बिल के साथ जाना है तो साथ जाएंगे, पार्टी ने बोला इसके अगेंस्ट जाना है तो अगेंस्ट जाएंगे उसके, ये चीज़ है सर, है ना। अब अगली बात आती है सर, अगर कोई नहीं माने तो, सर अगर विप के आप ऑर्डर्स नहीं मानते हो, तो विप के पास पावर होती है कि विप जो है उस मेंबर की पर्टिकुलर, जैसे मैं लोकसभा की बात करूं, तो आपके स्पीकर से शिकायत कर सकते हैं, और स्पीकर जो है उसकी विप की शिकायत पे उसको डिस्क्वालीफाई कर सकता है सर, बहुत बड़ी चीज है। मेंबरशिप जा सकती है सर आपकी, डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है अपनी, इसलिए बड़ी चीज है। तो विप के ऑर्डर्स को मानना मजबूरी होता है सर, मानने पड़ते हैं आपको। तो आप विप के ऑर्डर्स को डिनाई नहीं कर सकते कभी भी, कोई मेंबर कभी भी, है ना, चाहे वो रूलिंग पार्टी का हो या अपोजिशन का हो। तो विप का काम समझ में आया अपने को, चीज़ों को संभालना, बस मैनेज करना। एक उसका होता है, टीम का मैनेजर होता है, पूरा काम देखना, वो सब चीज़ें, और वही खेल है सर यहाँ, मैनेजर मॉनिटर कुछ भी बोल सकते हैं आप उस तरह से। फ्लोर पे हाउस को मैनेज करना, बस वो चीज़ है मेन, कि जो आपका संसद है, उसमें जो सदन है आपका, जो लोकसभा राज्यसभा जो भी है, उसके अंदर आपको पूरा पूरा अपनी पार्टी एक साथ रहे, एक चीज़ काम कर रही है, वो सारी बात है सर। ठीक है सर। अब आते हैं सर नेक्स्ट चीज़ पे अपनी पे ना, और वो नेक्स्ट चीज़ आती है अपनी, एक तो हुई अपनी यहाँ पे ये दोनों बातें क्लियर, तो अपन ने ये सब कर लिया। अब देखो इसमें कुछ लोकसभा और राज्यसभा में कुछ कुछ बातों में डिफरेंस है। यानी जैसे अपन ने देखा था कि लोकसभा के पास स्पेशल पावर्स हैं कुछ किसी चीज़ में, किसी किसी में राज्यसभा के पास स्पेशल पावर है ना। तो वो जो इनके पास स्पेशल पावर्स है ना, वो थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं अपन। तो देखो लोकसभा के पास तो पावर क्या है आपका, मनी बिल वाली, क्योंकि वो थोड़ी सी क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार ना। मनी बिल के केस में अपने पढ़ा था अपन ने कि मनी बिल सिर्फ लोकसभा इंट्रोड्यूस होता है, राज्यसभा का पावर नहीं है उस केस में। ठीक है सर, डिस्कस किया लास्ट क्लास में अपन ने। सर अपन ने अभी डिस्कस किया आपका वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। जो डिमांड्स फॉर ग्रांट्स है आपकी, वो सिर्फ और सिर्फ किस में होती हैं, आपकी लोकसभा में ही होती हैं।
ये दूसरी बात, ये दो बातें जो होती हैं, मनी बिल और डिमांड फॉर ग्रांट्स, ये स्पेशल पावर है इनके पास कि सर जिसमें ये चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, एक बात। अब राज्यसभा के पास पावर क्या है, दूसरा इनके पास एक वो भी होता है, अपन ने देखा सर, जैसे आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन है, नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ और सिर्फ इसी में आता है, देखा था अपन ने यहाँ पे। एडजमेंट मोशन सिर्फ इसी में आता है आपका। तो ये सारी बातें हैं ना, ये प्राइमरली तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इसमें, जो सबसे ज़्यादा इसमें काम आती हैं। ऐसे ही राज्यसभा के पास थोड़ा सा लेवल इनसे, देखो नो डाउट चुनाव इसके हो रहे हैं, इनके इनडायरेक्ट चुनाव है तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो लोकसभा कहीं ना कहीं थोड़ी सी पावरफुल है सर, सरकार को गिराना हटाना इनका काम है, इनके पास पावर है इस चीज़ की। राज्यसभा के पास नहीं है वो सब चीज़ें, है ना। तो लेकिन राज्यसभा के पास भी कुछ पावर दी गई है सर अलग से, और वो क्या क्या दिया गया है आपको अलग से, वो है सर आपके, मान लो जैसे कोई भी ऑल इंडिया सर्विस बनानी है नई, अपने को ऑल इंडिया सर्विस का गठन करना है, मान लो किसी भी तरह से नई का कोई भी, जैसे अच्छा ऑल इंडिया सर्विस होती क्या है बेसिकली, अगर लोगों को एक उसमें पता हो सर बेसिक चीज़। सर ऑल इंडिया सर्विस आप करें भैया, IAS IPS, IAS है, IPS है, IFS है, ये तीन ही है अभी ऑल इंडिया सर्विस। वो सारी सर्विसेज जिनकी कंडीशन, सर्विस कंडीशन से लेके सब कुछ सेम रहती हैं, सेंटर और स्टेट के लिए दोनों के लिए काम करते हैं वो बराबर। ठीक है, IAS पूरे पैन इंडिया सेम है, चाहे वो जम्मू कश्मीर में काम कर रहा हो चाहे कन्याकुमारी काम कर रहा हो, उसके पास पावर से लेके उसकी सैलरी अलाउंस सब कुछ सेम है सर हमेशा। वो सारी बात है ऑल इंडिया सर्विस हो जाती है ना। IAS IPS IFS में यहाँ फॉरेस्ट है, ध्यान रखना सर, फॉरेन नहीं है। कुछ लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है बॉस कि इंडियन फॉरेन सर्विसेज, फॉरेन सर्विस नहीं है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या क्या है इनके पास जो चीज़ें हैं वो, कि एक तो आर्टिकल 312 के अंदर, 312 में, और वो क्या लिखा हुआ है सर, वो है आपका कि राज्यसभा कैन ऑथराइज दी पार्लियामेंट टू मेक न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज। ये राज्यसभा का पावर है सर, कि ये पार्लियामेंट को ऑथराइज कर सकती है, राज्यसभा कैन ऑथराइज दी पार्लियामेंट टू मेक, टू स्टैब्लिश न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज। अगर इन तीन के अलावा कोई नई बनानी हो चौथी तो राज्यसभा का पावर है, वो करवा सकती है सर। कौन सी पावर है उसके पास, आर्टिकल 312 के अंदर। एक बात, ऐसे ही एक पावर और है इनके पास सर, आपके आर्टिकल 249 के अंदर। देखो राज्यसभा का एक नाम था, अपन दूसरा नाम पढ़ा था राज्यसभा का, हाउस ऑफ द स्टेट्स। तो अगर कोई भी स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, लिस्ट तीन तरह की होती है ना, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, वो जो तीन लिस्ट थी अपन ने पढ़ी थी, वो जो तीन लिस्ट होती हैं आपकी, उसमें से जो स्टेट लिस्ट है, तो उस स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे अगर कोई कानून बनाना हो, स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट हैं आपके, उन सब्जेक्ट पे अगर कोई कानून बनाना है तो वो बना सकती है सर। राज्यसभा कैन ऑथराइज द पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट लिस्ट। ये लिखना सर पूरा, है ना। देखो अपने संग यही है, अगर लगातार कोई पेन कॉपी लेके बैठा है तो पढ़ाई होगी बढ़िया। बाकी कोई ये सोचे कि और टीचर्स की तरह सर वो बस सब कुछ प्रोवाइड कर देंगे, तो भैया मुझे ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ प्रोवाइड नहीं करूंगा। उसका रीजन है सिंपल सा, कराने को हम भी स्लाइड से करा सकते हैं, सबसे आसान काम है वो। तो ये तो हमें फिर भी चीज़ें पता होनी चाहिए सब कुछ। स्लाइड वाले में तो कुछ नहीं है, वो लिखा हुआ है, सबको एक्सप्लेन नहीं करना है बस, वो तो बुक्स में भी दे रखा है, वो आपको याद नहीं होती चीज़ें। जब तक आप उसको लिखोगे नहीं खुद से, उस चीज़ को समझोगे नहीं, तब तक वो जाएगा नहीं अंदर। बाकी और यही रीज़न है कि बहुत सारे लोग एक साल पढ़ने के बाद बोलते हैं अरे सर कुछ समझ में नहीं आया ऑनलाइन में जो होता है। तो इसलिए अपना ऑनलाइन वाला फील नहीं आ रहा होगा आपको 100% लग रहा होगा कि ऑफलाइन क्लास ही चल रही है अपनी, क्योंकि हम सब कुछ आपको ऑफलाइन की तरह ही करा रहे हैं सारी चीज़ें। तो इसके अंदर राज्यसभा जो है वो स्टेट लिस्ट का जो भी सब्जेक्ट है आपका, उस सब्जेक्ट के ऊपर कोई भी कानून बनवा सकती है सर। ये है रूल सिंपल सा। ठीक है, स्टेट लिस्ट, राज्यसभा कैन ऑथराइज द पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट लिस्ट, है ना।
ये हुई बात। तो ये हुआ इनका कंपेरिजन बेसिकली, लोकसभा के पास एक्स्ट्रा क्या है और राज्यसभा के पास क्या है। ये इनकी बेसिक बात है सर सबकी, सारे सारे चीज़ों की। तो अपने को एक लेवल पे ये समझ में आई पूरी पूरी चीज़ें, ये और ये दोनों दोनों, इसमें कोई वो नहीं है कैसा भी। तो यहाँ पर अपना एक पर्टिकुलर उस पर आके पार्लियामेंट की चीज़ें बहुत हद तक खत्म होती हैं सर, है ना। पार्लियामेंट की 4 क्लास हो गई हैं अपनी, और इसमें अपन ने काफ़ी कुछ कवर किया है, मेन मेन चीज़ें उसमें सारे पॉइंट्स जो थे उनके मेन मेन चीज़ें। अब अपन इसके बाद एक एक चीज़ें और डिटेल में डिस्कस करेंगे। इनके अपन क्वेश्चंस भी करवाएंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि इनके साथ के साथ क्वेश्चंस भी होंगे। जैसे पार्लियामेंट पूरा हुआ तो पार्लियामेंट क्वेश्चन कराए, ऐसे एक बार 2-3 टॉपिक पूरे हो जाए एक बार, पार्लियामेंट प्रेसिडेंट वगैरह, फिर उनके क्वेश्चन भी स्टार्ट कर देंगे साथ में ना। तो आपको रिटेन भी याद रहे, वो रहेगा, रिटेन रहेंगी चीज़ें। लेकिन वही है, साथ में पढ़ते चलो तो आपको काम की चीज़ें ज़्यादा याद रहेंगी ना। ठीक है सर, ओके, थैंक यू।